हेलो बच्चों, एक बार से फिर से आप सारे लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पे। बच्चों, हम लोग कंटिन्यू लेक्चर ले रहे हैं रात में 8 से 9 बजे तक केमिकल काइनेटिक्स पे। और मैंने केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 डिलीवर किया है, जिसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 से अभी तक कुछ तो बातें जान पाए होंगे जो आपको एवरेज तौर पे हर जगह नहीं मिल पाती होगी। और उन बातों को खूब डिटेल में पढ़िए, और खूब डिटेल में पढ़ेंगे तो ही खूब मज़ा आएगा। मेरे पास टाइम लिमिटेशन होता है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं ले पाता मैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और जब यूनिट ख़त्म होगा तो लास्ट में मैं अपनी तरफ से आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अवेलेबल कराऊंगा। तो बच्चों, आज हम लोग लेक्चर 4 की तरफ बढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स के। और लेक्चर 4 में जो आर्टिकल होगा वो होगा फर्स्ट ऑर्डर। यानी कि हम जैसे पिछले लेक्चर में सारी चीज़ें हमने देखा था किसके बारे में, ज़ीरो ऑर्डर के बारे में देखा था, वैसे यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। अब बच्चों, जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है इसके लिए मुझे मिनिमम 2 लेक्चर की ज़रूरत लगती है और मैक्सिमम 3 लेक्चर की। तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल हिस्से को कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, जैसे हमने सारी बातें पढ़ी किसके बारे में, जैसे हमने सारी बातें पढ़ी ज़ीरो ऑर्डर के बारे में, ठीक उसी तरह से हम सारी बातें पढ़ेंगे किसके बारे में, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहले कि मैं मान लेता हूं कि सपोज वी हैव अ केमिकल रिएक्शन इन विच R गिव्स P and the order of the reaction is first order, means reaction is following first order kinetics। अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, ऐसा हम मान रहे हैं, तो जरा देखिए, हमने आपको बताया था कि किसी भी रिएक्शन के रेट को हम 2 तरीके से निकालते हैं। नंबर 1 जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं अकॉर्डिंग टू, नंबर 1 जो बच्चों हम निकालते हैं क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट लिखते हैं तो रेट हो जाएगा के आर की पावर 1 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमने पहले एज्यूम कर रखा है कि रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, 1 है। ठीक इसी तरह से जो हम दूसरी चीज जानते हैं वो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो कि हमने ज़ीरो ऑर्डर में यूज़ भी किया था इस कॉन्सेप्ट को। तो फिर से देखें उसे, यही हमेशा लगाना है आपको, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अगर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात की जाए तो बच्चों जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस dr अपॉन dt के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो चाहे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की और चाहे मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, both the reactions are providing with the rate of any particular reaction which is following first order kinetics, and in both the reaction if LHS is equal, then it is crystal clear according to the concept of mathematics that RHS will also equal to each other। अगर LHS बराबर है तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि RHS भी बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and from equation number 2 we can write here minus dr upon dt is equals to kr to the power 1। अब जरा देखिए बच्चों, जब भी हम कभी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो मैथमेटिक्स हमको सिखाता है कि सेम टाइप के वेरिएबल्स को एक तरफ होना चाहिए। तो आइए जरा देखो, इधर dr है और इधर r है, तो r को dr की तरफ ले आ लो, यानी कि माइनस dr अपॉन r, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा के डी टी के। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। अब जरा देखिए, अगर हम इक्वेशन नंबर 3 का इंटीग्रेशन कर दें तो हम लिखेंगे कि माइनस डी आर या डी आर अपॉन आर, इसका इंटीग्रेशन कर दें और लिमिट लगा दें आर 0 से आर टी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के डी टी, यहाँ लिमिट लगा देते हैं 0 से t। अब ध्यान देना, इसका मतलब ये है कि जब टाइम था t0 तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन था r0, जब टाइम है कोई टाइम t तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है rt। और हमने आपको पीछे भी बता रखा है, t इक्वल्स टू 0 पे जितना रिएक्टेंट होगा वो किसी टाइम t पे जितना रिएक्टेंट होगा उससे ज़्यादा होगा।
क्योंकि शुरुआती मात्रा में जो रिएक्टेंट लिया जाता है वो जैसे जैसे समय दिया जाएगा बच्चों, वैसे वैसे रिएक्टेंट का कन्वर्जन होने लगेगा किसमें, प्रोडक्ट में। और जब रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में होने लगेगा तो जितना रिएक्टेंट शुरू में है वो बाद वाले के अमाउंट से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि जितना रिएक्टेंट t इक्वल्स टू 0 पे होगा दैट विल ऑलवेज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t। ये बहुत ही आसान बात है और आपको समझ में भी आया होगा। और जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन R0, जब टाइम था t तो कंसंट्रेशन RT। अब मैं इसका अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लिमिट लगा रखा है, तो याद रखना कि बच्चे एक बहुत गलत धारणा जानते हैं। बच्चे जानते हैं कि 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है log x। कभी मत कहना log x, क्योंकि इसका जो इंटीग्रेशन होता है, आज जान लो, आपको मैक्सिमम लोग log x बताते हैं और बहुत गलत बात है वो। ये होता है ln mod of x। अब दो बातें आ गई कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ln एंड व्हाई यू आर राइटिंग हियर mod। तो जान लीजिए कि द कॉन्सेप्ट ऑफ log इन मैथमेटिक्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉजिटिव वैल्यू, और मॉड वो गली है जहां से कोई भी गुजरता है तो पॉजिटिव हो जाता है। मॉड मीन्स वी आर जस्ट कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी गिवन वैल्यू। सपोज इफ समवेयर x इक्वल्स टू 2 तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, +2। सपोज समवेयर x इक्वल्स टू -2, अगेन मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, +2। मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉड मीन्स जस्ट वी आर कंसिडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी गिवन वैल्यू। अब यू कैन आस्क मी कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन log एंड ln। तो जान लीजिएगा कि जब भी log डिफाइन होता है दैट इज एट बेस 10, और जो ln डिफाइन होता है दैट इज एट बेस e। तुरंत अगला क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ e। e इज द एक्सपोनेंट, हिंदी में बोलते हैं चर घातांकीय। मुझे इसलिए याद है कि मैंने अपना मैथमेटिक्स हिंदी में ही पढ़ रखा है। तो e इज द एक्सपोनेंट and the value of exponent is always greater than 2 and the less than 3. So always remember the integration of 1 by x with respect to dx is not log x, it is the mod of ln x. What is the meaning of mod of ln x? It is completely different from the log x because log is defined at base 10 and ln is defined at the base e, and it is also known as natural log. चलो बेटा, तो अब जब हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो हम ln x नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे log x नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ln mod of r। जैसे 1/x dx होता है ln mod of x, वैसे 1/r dr क्या हो जाएगा, ln mod of r। अब जरा देखो, जब हम लोअर लिमिट रखेंगे और अपर लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -k t का dt है, के बाहर आएगा कांस्टेंट है तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। अपर लिमिट t लिख दीजिए, लोअर लिमिट 0 लिख दीजिए। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे जब, तो आप लिख पाएंगे ln rt माइनस ln r0 इज इक्वल्स टू -k, अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ln m माइनस ln x जो होता है वो होता है ln m बाई n। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ log। तो ln rt अपॉन ln r0 ये बराबर हो जाएगा -kt के, और अगर ये बराबर हो गया -kt के तो माइनस साइन हटाना है तो इसका इन्वर्स कर दो। यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ln r0 अपॉन rt इज इक्वल्स टू kt। अब जब भी कभी याद रखना बेस e को बेस 10 पे बदलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो हमेशा 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो जान लीजिए कि यहाँ हम अगर कभी भी बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द वैल्यू 2.303। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब आगे चलेंगे तो अगर हम इसको मान लीजिए लॉग के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लॉग लिखेंगे तो 2.303 लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बेस e था, और यहाँ क्या लिख देंगे r0, यहाँ क्या लिख देंगे rt। ये किसके बराबर हो जाएगा, kt के। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विच वी हैव डिराइव्ड नाउ। kt इक्वल्स टू 2.303 log r0 अपॉन rt। यहाँ पे k क्या है, k है रिएक्शन कांस्टेंट, t है एनी टाइम t, r0 है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट t इक्वल्स टू 0, और बच्चों rt है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। तो जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या डिफाइन किया था, हमने डिफाइन किया था rt इक्वल्स टू -kt
प्लस R0। ठीक उसी मैनर में बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो हमने क्या डिराइव कर दिया यहाँ, KT इक्वल्स टू 2.303 log R0/RT। उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक बातें थीं और इसमें कुछ बातें बहुत कुछ सीखने जैसी हैं, जैसे कि ये जो इंटीग्रेशन वगैरह से रिलेटेड मैंने बातें बताई, तो आप इनको अच्छे से समझिएगा। और एक चीज़ जानते रहिएगा, नोट्स बनाते रहना। नोट्स बनाते रहोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जिस दिन मैं यूनिट कंप्लीट करूँगा तो हाल फिलहाल जितनी भी एडिशन इंडिया में चलती हैं उनकी कोई क्वेश्चंस आपको परेशान नहीं कर पाएंगे और ना ही मेरी बताई गई बातों से कुछ भी बाहर का पूछ पाएगा किताब। आप चाहें तो इसका ट्रायल भी ले सकते हैं। हमने आपको ज़ीरो ऑर्डर पढ़ा दिया, हमने आपको जो है ऑर्डर के बारे में बता दिया। अभी ऑर्डर निकालना नहीं सिखाया है अच्छे से। एक लेक्चर ऐसा लेता हूँ जिसमें हम सिर्फ ऑर्डर ही जानते हैं कि कितने मेथड अवेलेबल हैं कि ऑर्डर निकालने के, तो उसका टाइम आएगा, उसको मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन जो मैंने आपको रेट लॉ बताया, जो मैंने आपको बाय डेफिनेशन, बाय रेट लॉ, उन सब चीज़ों पे आने वाले कितने भी क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे किसी भी बुक के, तो आपको फंसने वाले नहीं हैं मेरे हिसाब से। तो अब आगे हम ठीक उसी मैनर में चलेंगे और डिफाइन करेंगे टी हाफ। टी हाफ क्या है? इट इज़, आपको मालूम है, इट इज़ दैट टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस मतलब जीरो के बाद का दिया गया टाइम। इट इज़ दैट टाइम डिफरेंस within which reactant remains half of its original concentration, बच्चों हाफ लाइफ वह समय है जिसमें कोई रिएक्टेंट अपने शुरुआती मात्रा का आधा बचता है। तो आओ जरा देखते हैं। हम लिख सकते हैं फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। क्या लिख सकते हैं? KT इज इक्वल्स टू 2.303 log R0/RT। ठीक है बच्चों, तो अब जरा बताओ, अगर T हो जाएगा T हाफ तो RT क्या हो जाएगा बच्चों? RT क्या हो जाएगा? R0/2। क्योंकि जब हम समय दे देंगे हाफ लाइफ के बराबर तो कितना रिएक्टेंट बचेगा? जितना ओरिजिनल अमाउंट है उसका आधा बचेगा। ठीक है, तो अब जरा इसको पुट कर दो। K इंटू T हाफ ये बराबर हो जाएगा 2.303 log R0, और इसके जगह लिख सकता हूँ R0/2, तो 2 पर चला जाएगा। अब ये जो T हाफ आ गया, ये आ गया 2.303 log 2/K। इसकी वैल्यू मुझे याद है, आप भी याद रखना, 0.693/K। यानी कि वेन एवर 2.303 इज मल्टीप्लाइड बाई log 2, द वैल्यू इज 0.693/K। यहाँ से पता लग गया कि T हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज नथिंग बट 0.693/K। हमने देखा था बच्चों कि जीरो ऑर्डर का T हाफ रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ जरा देखो, जो T हाफ फर्स्ट ऑर्डर का आया है उसमें रिएक्टेंट का कहीं नामो निशान नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे मीन्स, बहुत ध्यान से देखना, मीन्स T हाफ of n is equals to 1 means for first order kinetics is completely independent from the concentration of reactant। अब जरा बच्चों समझना, मान लो एक रिएक्शन है जिसमें R से P बन रहा है, इसमें रिएक्टेंट था 10 ग्राम, और एक रिएक्शन है जिसमें R से P बन रहा है, इसमें रिएक्टेंट है 50 ग्राम। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है और यहाँ हाफ लाइफ है T1 और यहाँ हाफ लाइफ है T2, तो T1 बराबर होगा T2 के, क्योंकि इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चाहे रिएक्टेंट की मात्रा कितनी भी क्यों ना हो, हाफ लाइफ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हाफ लाइफ के बाद हमने आपको बताया था, याद करिए तो, T 100%। हालांकि NCERT में
टी हाफ के बाद बोलना बंद कर देता है और मैं टी हाफ के बाद ही बोलना चालू कर देता हूँ। अब ज़रा देखिए, टी हाफ तक तो दुनिया जानती है, टी हाफ के बाद थोड़ा इन्फॉर्मेशन की कमी लोगों के पास होने लगती है। अगर मैं बात करूँ टी 100%, तो दिस इज़ दैट टाइम विद इन विच all reactant is converted into the product, means this is, ये वो टाइम डिफरेंस है, this is that time, कैसे भी डिफाइन कर दो, given to any reaction, given to any reaction within which all reactant, within which all reactant converted into the product, हाफ लाइफ हुआ 100% हुआ टाइम डिफरेंस है जिसमें किसी रिएक्शन में पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जरा देखो, अगर हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ से लिखें फॉर फर्स्ट ऑर्डर, तो KT इज इक्वल्स टू 2.303 log R0 अपॉन RT लिख सकता हूँ। अगर T जो है वो T 100% हो जाए बच्चों, तो जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जब दिया गया समय T 100% के बराबर है तो रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं, क्योंकि T 100% होता ही वह समय है जिसमें पूरा का पूरा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए बच्चों। तो ज़रा देखो, इसको यहाँ पुट कर दो, तो KT 100% की वैल्यू जो होगी वो 2.303 log R0, तो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है, R0 को R0 ही रहने दो, यहाँ 0 हो जाएगा। 0 से जब हम किसी चीज़ में डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, और log इनफाइनाइट की वैल्यू भी इनफाइनाइट आएगी, और इनफाइनाइट में किसी से डिवाइड कर देंगे तो भी इनफाइनाइट ही आएगा, यानी T 100% इनफाइनाइट है। अब जरा इसको समझो, इसका मतलब है कि कोई भी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है उसके 100% पूरा होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। इसका ये मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होती है, पूरे जीवन चलती रहेगी। इसको बहुत डिटेल में समझाता हूँ, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन never completed 100%। इसे मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। देखिए, जैसे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, ऑल द न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब बच्चों जरा मेरी बात एक ध्यान से सुन लेना कि जैसे मान लो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। अब जो एटॉमिक वेपन्स होते हैं, जो एटॉमिक बम है, परमाणु बम, वो मेनली न्यूक्लियर रिएक्शंस पे बेस्ड होता है, एंड दैट इज़ न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन, यानी कि उसमें यूरेनियम होता है जो बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है, और पर यूरेनियम एटम 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यानी जिस शहर पे एटम बम फेंका जाता है वहाँ लोग वेपराइज हो जाते हैं, कार घर वेपराइज हो जाता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर एटॉमिक बॉम्ब से हमला होने पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है तो बताओ रेडिएशन उसका चलता रहेगा, पूरे तब तक चलता रहेगा जब तक धरती रहेगी। यही कारण है कि हिरोशिमा नागासाकी पे जो अमेरिका ने बॉम्ब फेंका था बच्चों, उसका रेडिएशन आज तक वहाँ की जनता को प्रभावित करता है, और वहाँ विकलांग बच्चों के पैदा होने का रेट जापान में सबसे ज़्यादा है, और बहुत तरीके से रेडिएशन की वजह से आने वाली प्रॉब्लम जो है वो जापान के अदर क्षेत्रों के मुकाबले जहाँ पे परमाणु बम फेंके गए थे वहाँ ज़्यादा है। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जो T 100% होता है बच्चों वो इनफाइनाइट होता है। किसके लिए? उन रिएक्शंस के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, वो कभी रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होती है बच्चों। अब यहाँ जब मैंने आपको बताया तो पिछले लेक्चर में मैंने कई सारी चीज़ें डेराइव की थी, इस लेक्चर में डेराइव नहीं करूँगा। डेराइव करके जो रिजल्ट निकाला था उसका मैं क्या ले लूँगा? हेल्प ले लूँगा। पिछली बार मैंने देखा था कि NCERT या अदर बुक्स हमको क्या बताती हैं? हमें उन्हीं रिएक्शंस के बारे में बताती है जिनका मोलर कोफिशिएंट 1 होगा। अब कोई स्मार्ट बच्चा आया और उसने मुझसे पूछा, ए सर जी, अगर मैं मोलर कोफिशिएंट n कर दूं तो क्या होगा? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो मैंने बोला था कि k के सामने n आता जाएगा। अगर तुम इसका
इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते हो के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग R0 अपॉन आर टी। तो ये बात पूरी तरह गलत है। क्या लिखना पड़ेगा? एन के टी 2.303 लॉग R0 अपॉन आर टी। फर्स्ट ऑर्डर में मैंने जीरो ऑर्डर में मैंने प्रूफ किया था बेटा। अब बार बार प्रूफ करूंगा, सेम प्रोसेस दोहराऊंगा तो टाइम पास जैसा हो जाता है बच्चों। पीछे आपको मैंने बता रखा है, फिर यहाँ भी आप वही करते जाइए जो पीछे बता रखा है। यानी रेट लॉ लिखना, बाई डेफिनेशन जब लिखोगे तो अपॉन एन करना पड़ेगा। अपॉन एन करना पड़ेगा तो पूरे डेरिवेशन में एन आता चला जाएगा और पूरा डेरिवेशन एज इट इज़ रहेगा, जैसे पीछे बताया था वैसे यहाँ भी। अब जरा देखो, अगर कोई कहे टी हाफ तो टी हाफ बच्चा हड़बड़ा के बोल देगा अगर 0.693 अपॉन के, गलत है। टी हाफ यहाँ क्या होगा? 0.693 अपॉन एन के। जहाँ जहाँ के है वहाँ एन आता जाएगा। अगर कोई कहे टी 100% इनफाइनाइट तो भैया एन लगाओ चाहे पेन लगाओ, टी 100% तो इनफाइनाइट ही होगा। इनफाइनाइट में किसी वैल्यू को घटा देने से, किसी वैल्यू को जोड़ देने से, किसी वैल्यू से डिवाइड कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफाइनाइट इज ऑलवेज इनफाइनाइट। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट का मोलर कोफिशिएंट बदलेगा तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ हो या हाफ लाइफ हो या उसके साथ साथ 100% का एक्सप्रेशन हो, ये सारी चीज़ें बच्चों बदल जाएंगी। और जब ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी तो हमें बहुत कुछ जानना पड़ेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। इसके बाद बात आ जाती है बच्चों, ज़रा ध्यान से देखिए किसकी। इसके बाद बात आएगी, मेरे हिसाब से मैं तुम्हें बता देता हूँ ग्राफ के बारे में। अगर मैं ग्राफ के बारे में बता देता हूँ तो आओ सबसे पहला ग्राफ खींच लेते हैं। लॉग R0 अपॉन आर टी के बारे में और टी के बीच में। दूसरा ग्राफ खींच लेते हैं ln R0 अपॉन आर टी और टी के बीच में। और तीसरा ग्राफ खींच लेते हैं कि log आर टी और टी के बीच में। और बच्चों चौथा चलो थोड़ी जगह बना लेंगे तब खींचेंगे। चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले देखो कि हम जानते हैं कि के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग R0 अपॉन आर टी। इसमें 2 लेक्चर लगेगा, ध्यान रखना, इसकी थियरी ही बहुत ज़्यादा है। अब ज़रा देखना, अब अगर तुमने लिखा इतना तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लॉग R0 अपॉन आर टी ये किसके बराबर हो जाएगा ज़रा बताइए। हम इसको क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे तो के टी अपॉन 2.303, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो लॉग R0 अपॉन आर टी इक्वल्स टू के अपॉन 2.303 इंटू टी। इट इज़ समथिंग लाइक y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स। ओरिजिन से जाने वाला रिएक्शन है, बिल्कुल। m की जगह पे क्या है? m की जगह पे है k अपॉन, तो स्लोप क्या हो जाएगा? m की जगह पे जो होगा वही स्लोप हो जाएगा, k अपॉन 2.303 स्लोप हो जाएगा। बच्चों अगर लॉग की जगह ln कर दिया तो ज़रा देखो के टी इज इक्वल्स टू 2.303 गायब हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि जब ln होता है तो बेस e हो जाता है, तो ln होगा तो 2.303 गायब हो जाएगा, क्योंकि ln को ही जब बेस 10 में बदला गया था तभी तो 2.303 से मल्टीप्लाई किया गया था। तो ज़रा देखो क्या हो गया, ln R0 अपॉन आर टी ये बराबर हो गया k इंटू टी के। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स जैसा एक्सप्रेशन हो गया बच्चों। और यहाँ पे m की जगह पे सिर्फ k है तो ये भी ऐसे ही जाएगा, लेकिन स्लोप बदल जाएगा। जहाँ था स्लोप यहाँ k अपॉन 2.303, वहाँ पे स्लोप सिर्फ k रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यानी खाली log और ln के रखते ही ग्राफ तो सेम होगा लेकिन स्लोप की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी बच्चों। अब ज़रा देखिए यहाँ, अगर यहाँ आपको ग्राफ खींचना हो तो हम जानते हैं कि के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग R0 अपॉन आर टी। अब ज़रा देखो इसको लिख सकता हूँ के टी अपॉन 2.303 और यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं लॉग R0 माइनस, तुम बोलो 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 लॉग आर टी को उधर लेके चले जाओ, तो आर टी को उधर लेके चला गया तो माइनस प्लस हो गया
और इसको इधर लेके चले आओ, इधर लेके चले आए तो -k/2.303 इंटू टी प्लस log r0 हो गया। इसको ज़रा वॉच करो, पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर में बहुत कुछ बताया था। y इज इक्वल्स टू -mx+c, यानी लाइन का इक्वेशन है और ऐसे जाएगा। और यहाँ पे स्लोप कितना हो गया, यहाँ पे जो स्लोप है वो -k/2.303 के बराबर हो गया। बच्चों ये ग्राफ खींचना आना चाहिए। कई बार क्वेश्चंस में ना ऐसे पूछता है कि इन्हीं ग्राफ से ही हमको बहुत कुछ निकालना पड़ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए कितना मज़ेदार है, यानी कि जब log r0 rt और t के बीच में और log rt और t के बीच में हो तो स्लोप सेम होता है, खाली मैग्नीट्यूड चेंज होता है। यानी यहाँ पॉजिटिव का है तो वहाँ नेगेटिव का हो जाएगा। अब ज़रा देखो, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अब जो ये नहीं जानता व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ln एंड log, बताओ वो इन दोनों ग्राफों में अपनी बैंड बजवा लेगा कि नहीं बजवा लेगा? बट ऑब्वियस है कि इन दोनों ग्राफों में वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करवा लेगा। इतनी बातें हो गई, और भी देख लेता हूँ कि ग्राफ से रिलेटेड और क्या आपको बताया जा सकता है और क्या मैं जानता हूँ। हालांकि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि एक बुक आती है प्ले विथ ग्राफ, उसको मैं अपने 12th जब स्टूडेंट था तब से लेकर के इंजीनियरिंग से लेकर के अभी तक कभी कभी पढ़ता रहता हूँ। इसलिए मुझे ग्राफ्स वगैरह के बारे में अच्छी खासी जानकारी है और वो सारी जानकारी मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर कहता है कि रेट के बीच में और आप आर के बीच में RT के बीच में ड्रॉ करें, या आपसे कहता है कि T हाफ के बीच में और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, या आपसे कहता है T 100% और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में ग्राफ खींच दीजिए। तो ज़रा देखिए, रेट इक्वल्स टू क्या आया था, KR⁴n आया था, 1 हो जाएगा n, तो ये y इज इक्वल्स टू mx जैसा हो गया, ये तो ऐसा चला जाएगा। T हाफ क्या आया था ज़रा बताओ, T हाफ आया था क्या, T हाफ आया था 0.693/k, यानी कि T हाफ जो है वो 0.693 क्या है, दिस ओवरऑल वैल्यू इज कॉन्स्टेंट, यानी इट इज समथिंग लाइक y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और y इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट x एक्सिस के सॉरी x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, पीछे बता रखा हूँ आपको। और अगर आ गया कहीं T 100% इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो भैया ये तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ये तुमसे पूछेगा ही नहीं, ये इनफाइनाइट पे कहीं कांस्टेंट कर देगा, ऐसे जाएगा। ये भी एक्चुअली होगा, कैसे होगा, तो एक्चुअली जो ग्राफ कहीं भी जाके बनेगा इनफाइनाइट अनंत पे, वो x एक्सिस के पैरेलल ही होगा, ये बात जानते रहना। अब इतनी बातें मैंने आपको बता दी, जिसमें मैंने ग्राफ के भी बारे में बहुत कुछ आपसे डिस्कस कर दिया, जिसमें मैंने आपको बेसिक थियरी के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर दिया। लेकिन अभी मेरी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, और अगर मैं बोलता जाऊँ तो बातें चलती ही जाएंगी, चलती ही जाएंगी, चलती ही जाएंगी, चलती ही जाएंगी। मैं प्रयास करता हूँ कैसे, हमने इतना देखा और आज मुझे थोड़ा टाइम का भी शॉर्टेज है, तो आज के लिए इतनी बातें पर्याप्त है। आप इनको बेसिक तौर से समझ करके नोट्स बना लीजिएगा। और हम फर्स्ट ऑर्डर को 2 लेक्चर में फिनिश करने के लिए बोले थे। मैक्सिमम थ्योरेटिकल बातें आज हो गई हैं, और कल मैक्सिमम वो बातें हो जाएंगी जिससे न्यूमेरिकल वाला हिस्सा भी हम इजीली हैंडल कर सकें। तो आज के लिए बेटा इतना पर्याप्त है। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।